नमस्कार दोस्तों, आप सबका का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए गणित का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। और आज तो पार्ट नंबर आज 3 है और 19 सवाल बता चुके हैं और आज 20 है। जितने भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप सभी जरूर देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 100 मैथ में नंबर पूछा जाता है, जिसमें से कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो इस 50 में 50 नंबर आप बनाइएगा जब आप कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, देखिएगा तब। और बिल्कुल इसी तरह से ही पूछेगा, क्योंकि आपको रूल नियम जो भी जिस तरह का बनाने का तरीका है वही सेम रहेगा, लेकिन अंक को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। जैसे कि यहां सवाल दिया है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे दे देगा आपको 150 दे देगा, ये 300 दे देगा, ये 200 दे देगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लेकिन नियम तो वही रहेगा ना, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए, इसका सूत्र याद रखिएगा। इस तरह का सवाल हर साल पूछा गया है, पूछिए देता है कि वर्ग के बारे में। तो आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए। तो चलते हैं, आज पार्ट नंबर जो है कि 3 है और 20 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, एक वर्ग है और इसका जो है कि विकर्ण, ये विकर्ण हमको दिया गया, ये वाला बीच वाला विकर्ण होता है। इसको कितना दिया है हमको, ये वाला दे दिया है हमको 16√2 दिया गया है। और पूछ रहा हमको ये भुजा, भुजा तो बराबर होता है सबका, भुजा क्या होता है, वर्ग का बराबर होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 2 गुना भुजा, 2 गुना भुजा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विकर्ण, यही चीज तो हमको यहाँ पे दिया गया है ना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 2√2 गुना भुजा। याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। तो हमको ये सेम दिखे, वर्ग का विकर्ण इतना दिया है, यहाँ पे बैठा सकते हैं 16 और √2 बराबर यहाँ पे √2 गुना भुजा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब बराबर रहता है तो सामने सामने हम कटा सकते हैं, नीचे ऊपर कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, और कोना कोनी गुना होता है। तो यहाँ पर ये गुना में है, ये क्या है, गुना में। तो ये √2 और ये √2 कर जाएगा, क्या बच गया आपका 16 बराबर भुजा। तो भुजा बराबर 16, यानी कि हमको यही तो पूछ रहा था भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कितना हो गया, 16। तो 16 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर सही हो जाएगा 16, क्योंकि √2 कट गया तो बच गया आपका 16, भुजा बराबर 16। तो 16 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए 21 नंबर का रहा है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो आप लोग एलसीएम निकालते हैं ना, तो वो जो जितना गुना करते हैं उसी को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 100 का हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 100 को 2 से भाग दीजिएगा 50 बार में, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 25 बार में, फिर 2 से भाग दीजिए कितना बार में, 2 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 से लग जाएगा, 5 25। अब ये वाला संख्या कितना आ गया आपका, 2 गुना 2, 2 को 2 है और 2 को 5 है, 5 है। तो देखिए इसको आप क्या स्क्वायर में, ये 2 है तो 2 पे स्क्वायर कर सकते हैं, गुना 5 पे 2 स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा ऑप्शन में कहां है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको स्क्वायर में लिख दिया गया है। तो यहां पर आपका कुछ भी दिया रहेगा तो बिल्कुल, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा और इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो आप उसको तोड़ दीजिए और जितना संख्या मिल रहा है उस पर स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 होता है तो 3 स्क्वायर होता है, 4 होता है 4 स्क्वायर होता है, जो भी होता है आप यहाँ पे आंसर मिला करके जवाब दे सकते थे। अब देखिए कहता है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। औसत भी पूछ सकता है, माध्य भी पूछ सकता है। तो ये क्या दिया है, माध्य। तो देखिए प्रथम 3 लगातार संख्या, तो याद रखिए जब प्रथम 3 कहेगा और प्राकृतिक संख्या कराए तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से। अगर यहाँ पे कहता कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू। अगर कहता है विषम संख्या तो आप सिर्फ विषम संख्या लेते हैं। अगर आपको कहता अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है। तो जो ये चीज याद रखिए, मतलब संख्या के बारे में, और इस तरह का प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे लगातार जाएगा। पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, क्योंकि वो पूर्ण हो गया और 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, आप सभी जान रहे हैं, बताए हुए थे पिछले वीडियो में। तो ये हो जाएगा 0
1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जाएगा। और सम संख्या तो जनवे करता है आपका, सम संख्या आ जाएगा 3 5 7 इस तरह से होता है। अब विषम संख्या भी जनवे सॉरी सम संख्या आपका हो जाएगा 2 4 6 8 इस तरह से होता है। तो अगर यहाँ पे जो भी कहेगा आप वह संख्या बैठा दीजिएगा। तो यहाँ हमको प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्या पूछा, प्राकृतिक संख्या कहता है 1 से शुरू। अगर हमको सम संख्या पूछता है तो सम संख्या बैठा करके 3 वो भाग दे देते हैं। चलिए तो हम जानते हैं माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो ये सूत्र होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मतलब लगातार 3 प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 ये लगातार 3 प्राकृतिक संख्या दे दिए। अब हमको पूछा है माध्य, तो माध्य हम जानते हैं कि लगातार जितना ये आंकड़ा बन गया ना तो इसको जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जितना संख्या उतना लिख देंगे। तो कितना है 3 1 4 कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6 यानी कि 6/3 और 3 2 6 यानी कि 2 बार क्या आ गया, 2 बार में कट गया। तो माध्य कितना हो गया आपका 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल्य के योग का मान होगा। तो योग यानी कि मूलों का योग पूछ रहा है। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण में यहाँ पर नए कुछ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर 2 3 रहता तो a का मान होता, ये होता है b और ये होता है c। तो a b c होता है। तो मेरे पास b का मान कितना है 2, ठीक है, b का मान 2 है और नए कुछ तो 1 हमेशा रहता है। तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, यानी कि माइनस तो पहले से है तो माइनस उतार देंगे और b का मान 2 हो गया तो 2 लिख देंगे और नीचे में नए कुछ तो a का मान कितना हो जाएगा 1, तो नीचे में 1 लिख देंगे यानी कि -2। 1 तो नीचे में छुपा रहता है। तो आपका मूलों के योग का मान हो गया -2। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर देखिए ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, ऐसे डॉट डॉट चल रहा है। तो सार्व अंतर हमको पूछता है ये बीच का डिफरेंस यानी कि बीच का अंतर। तो बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, यानी कि पहले मतलब दूसरे वाले में घटा। देखिए मान लेंगे इसको, ये हो गया 1 पद, ये हो गया 2 पद, ये हो गया 3 पद, ये हो गया 4 पद और ऐसे डॉट 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 चलेगा, ठीक है। तो क्या इसका देखिए सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं और दूसरा पद में न कि 2a में दूसरा पद में पहला पद को माइनस करते हैं, यानी कि इसमें आप इसको घटाइएगा, इसको आप इसमें घटाइएगा तो आपका सार्व अंतर निकल जाएगा। आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप 1 2 3 4 चौथा पद लीजिएगा तो चौथा पद में आपको किसको घटाना पड़ेगा, पद तीसरा को घटाना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा एक पद पीछे रखकर। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब पद दूसरा में पद 1 को घटा रहे हैं, यानी कि A2 में A1 घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा आप कितना, A2 कितना है 5/4 और A1 कितना है 3/4, माइनस से बीच में माइनस दे दीजिए 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो हम इधर लिख रहे हैं इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक एक के बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 5 अब -3, तो इसमें 5 में 2 कितना 2/4। अब इसको कटा दीजिए, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2 1/2। आपका 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर ये 1/2
साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कटाएंगे नहीं, रोक देंगे, क्योंकि बराबर में ऐसा होता है ना, क्योंकि देखिए ये गुना में है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में, ये भी गुना। आप मान लीजिए कट ही रहा है, लेकिन इधरों को कटना नहीं, ऐसे रोक देंगे। तब यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 डिग्री इसका आ जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात है। तो लॉसो और मोसो का अनुपात पूछा है, यानी कि एलसीएम अनुपात HCF। लॉसो और मोसो का अनुपात पूछा गया है, एलसीएम और HCF, एलसीएम और HCF पूछा गया है। यानी एलसीएम मतलब लॉसो, HCF मतलब मोसो। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका जैसे निकालते हैं एलसीएम वैसे निकालेंगे। तो 2 बार में 1, 5 और ये 10 बार में और खाएगा। देखिए इसमें 5 से, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, ये 1, 2। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, यहाँ से गुणा कर देंगे, सबको एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यहाँ से गुणा करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 5 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूना 20। ये हो गया मेरा क्या? एलसीएम, यानी कि लॉसो। अब एक बात ध्यान से देखिए, अब हमको निकालना है HCF, यानी कि मोसो। तो मोसो इसी में से निकालेंगे, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए और देखिए। एक ही संख्या से पूरा कटेगा ना, अगर ये एक ही संख्या से, ये भी यहाँ भी कोई संख्या कटने वाला रहता और एक ही संख्या सब कटता, तो इसको भी ले लेंगे साथ में। मोसो सिर्फ इधर वाला होता है, और वह जो संख्या लेंगे वह सभी संख्या को काटना चाहिए। इसमें 1 था तो 1 का उतना मान्य नहीं है, क्योंकि 1 तो सभी संख्या से कटेगा ही कटेगा 1, तो ये इससे नहीं कटने वाला था। इसका मतलब मेरा जो हो गया HCF, यानी कि मोसो जो हुआ, सिर्फ क्या हो गया? ये 2 हो गया, 2 हो गया मोसो, क्योंकि ये 2 जो है सभी संख्या को काट रहा है। अगर 5 इन दोनों को तो काट दिया, लेकिन 1 इसको, ये 5 के गुणज में आता है नहीं है ना, तो इसमें जब गुना जाना चाहिए 5 से कटना चाहिए। जैसे 2 से ये 2 कट गया, ये 10 कट गया, 20 कट गया। अगर 5 से तीनों कटता तो हम 5 को भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं कटा। कटा क्या? सिर्फ 2 से ये वाला। तो ये वाला मेरा HCF हो जाएगा, जो इधर का कटेगा जितना और सभी कट जाएगा वह HCF हो जाएगा। तो HCF मेरा कितना हो गया? 2। और एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम तो सबको यहाँ से यहाँ तक को गुना करते हैं, सबको। HCF सिर्फ वही वाला लेंगे जो कि सभी संख्या को काट दे और इधर करना चाहिए। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया? 20। ठीक, अब देखिए इसको अनुपात बैठा दिया। क्या ये अनुपात जो बैठा दिया, लेकिन ये अनुपात में सही नहीं है। जब तक कटेगा तब तक कटाते रहेंगे, तभी अनुपात मेरा सही होगा। तो देखिए 2 1 2 और 10 दूना 20, यानी कि 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1 हो गया। 10 अनुपात 1 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है, बटे 2 होता है। जितना अगर आपको यहां से कुछ भी कर देगा, 1 से 150, 1 से 200, कुछ भी कर देगा और लगातार संख्या रहेगा, तो आप ये वाला सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। तो n यानी कि कितना है? 100 मेरा है, n 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू, क्योंकि लास्ट संख्या है ना तक का, 1 से n, n मतलब हो गया लास्ट अंतिम वाला पद, ठीक है, 100 पद। तो 100 ले लिया n के जगह पे, फिर 100 प्लस 1 और ब्रैकेट ऑफ और बटे में 2। अब क्या होगा यहाँ पे? ये तो कट जाएगा 50 बार में, तो 50 गुना 101, 50 गुना 101 करिएगा तो आपका आ जाएगा 50 और 50, 50 50। कहाँ है 50 50? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए कहा है कि निम्न में से कोट के बराबर है, तो कोट के बराबर है। तो आप सबको याद होगा ये सूत्र है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है।
और टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा इसका साइन थीटा अब बटे कोस थीटा। तो ये कॉट के बराबर पूछ रहा है, तो कॉट के बराबर कौन सा, ये वाला है। अगर टेन का पूछता तो ये वाला होता। तो ऐसा कहां है, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन कहां है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है। समझ गया। अगर पूछता आपका टेन थीटा के बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा के बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि ये ऊपर वाला हो जाता है। लेकिन हमको पूछा क्या है, कोट थीटा के बराबर। निम्न कोट थीटा के बराबर आप देख रहे हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी वृत्त पर या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त है ये, इस पे कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए एक रेखा खींच दी है, ये इस तरह से एक रेखा खींचा गया, इधर से ये दो रेखा खींचा गया, इधर से तीन रेखा खींचा गया, इधर से चार रेखा, इधर पांच, यानी कि इधर से स्पर्श सटा होना चाहिए, तो स्पर्श ये हो गया। फिर हम यहाँ से खींच सकते हैं, फिर यहाँ से, यानी कि अनंत। अगर यदि कह दे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि एक बार फिर से बता, देखिए ये हो गया वृत्त आपका, ये गोल सा, ओके फिर से बनाते हैं, ये हो गया आपका वृत्त, और इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बहुत सारा खींची जा सकती है स्पर्श। एक हो गया, दो हो गया, फिर तीन हो गया, फिर चार, फिर पांच, ये 6, 7, 8, बहुत सारा खींच सकते हैं इस पे स्पर्श रेखा। एक ऐसा ही प्रश्न आता है, देखिए वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से। इसमें पूछा था सिर्फ क्या कि वृत्त पर कितनी, यानी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस पे अगर बिंदु कहेगा ना, तो देखिए ये हो गया वृत्त, और इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसमें दो एक को खींचा जा सकता है। देखिए स्पर्श रेखा ये हो गया एक और ये हो गया दो, दो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। याद रखिएगा, अगर पूछ देगा सिर्फ एक बिंदु नहीं दिया रहेगा, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींच सकते हैं। अगर कह देगा कि वृत्त पर एक बिंदु से, एक बिंदु, इस बिंदु से, देखिए एक बिंदु से स्पर्श रेखा दो एक रेखा खिंचाएगा, इससे ज्यादा नहीं खिंचाएगा। तो समझ गया आप, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो, ऑप्शन नंबर बी सही है। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं, तो अनंत खींची जा सकते हैं। तो यही दो प्रश्न है जो कि बच्चा कंफ्यूज में रहता है, नहीं समझ पाता है और गलत लगा देता है, सिर्फ अनंत अनंत लगा देता है सब में। क्यों कि आप यह अब ये जो है कि आप याद रखिएगा, सबसे पहले गौर करिएगा कि बिंदु दिया है, अगर बिंदु दिया है, बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दो गो। और बिंदु नहीं दिया है, सिर्फ कह रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप सभी जानते हैं, जो P बटे Q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हम ऑप्शन ए को रख रहे हैं तो इसका मान कितना निकल जाएगा, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, और बटे है तो बटे दे दीजिए, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। चलिए ये तो P बटे Q के रूप में आ गया। अब इसका देखते हैं, 81 का क्या होगा 9 बटे 91, 91 तो नहीं निकलेगा, तो ये √91 रह जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी ये 91 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इनमें से कुछ नहीं दिया गया है। तो आपका प्रश्न पूछा गया था कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल रहा है। क्योंकि इसका हो जाएगा आपका 7 और नीचे 8 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका 49 का तो 7 होगा, और 101 का तो नहीं निकलेगा, 31 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा आपका, 81 का 9 होगा, 91 तो नहीं आएगा। यहाँ देखिए अभी तो जस्ट बनाए किए हैं, इसका 7 हो जाएगा, नीचे में 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही है। ये आपका परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्गमूल दोनों का निकल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अब की बार पूछ दिया गया है अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसका अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6, फिर बटे है तो बटे दे दिए, 64 का 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया, बटे है और नीचे में 81 है तो 9 हो जाएगा। चलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। ये 3 तो इसको तो नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए ऊपर में 9 है तो ऊपर में 9 ही रहेगा, नीचे में 49 है तो 7 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह अपरिमेय संख्या है और बाकी ये सभी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तो सेम प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर जस्ट ऐसा बताइए किए थे कि 11 हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 निकल जाएगा, तो नीचे 1 रहबे करता है, आप सभी जानवे करते हैं। ये 20, तो 20 का तभी नहीं, इसका कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या है रूट अंडर 20। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों आज यहीं तक आपने देखें कि जो भी प्रश्न बताएं, अगर आपको कहीं दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट करें, और यहाँ पर आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव जो कि VVI है और हर साल पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न बताया जाएगा, जो कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।